हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों के एग्ज़ाम भी नज़दीक आते जा रहे हैं। हाल ही में सीबीएसई ने रिलीज़ कर दिया है कि आप लोगों के पेपर जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में। और आइए हम एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, एग्रीकल्चर, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएसटी के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर, कृषि। क्या होता है कृषि? पहला क्वेश्चन तो हमारे माइंड में आता है, व्हाट इज कृषि? किसी को कोई आइडिया? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। एक इंट्रोडक्शन है एग्रीकल्चर का कि व्हाट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन इंडिया। हमारे इंडिया में लोगों का जो मेन व्यवसाय ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर। इंडिया में लगभग एक डेटा है 75% प्लस लोग जो हैं वो कृषि पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। और एग्रीकल्चर में हम लोग करते क्या हैं? एग्रीकल्चर में हमारे पास जो लैंड होती है उसका हम कल्टीवेशन के माध्यम से उसमें क्रॉप्स लगाते हैं और साथ ही साथ में पशुपालन करते हैं, और इन दोनों को मिलाकर ही हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं। और जैसे कि पता है कि एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। तो एक हमारे पास प्रश्न आता है कि एग्रीकल्चर ही नाम क्यों रखा गया इसका इंग्लिश में? तो शुरू होती है लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड में एग्री का मतलब होता है फील्ड, और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। तो जब हम फील्ड में कल्टीवेशन करते हैं उसी को ही हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। यहाँ पे ये देखिए इमेज के माध्यम से हम समझा देंगे, प्रयास करते हैं आपको कि एग्री मतलब फील्ड यानी कि भूमि या खेत, और कल्चर मतलब कल्टीवेशन। तो अब कल्टीवेशन मतलब होता है खेती। जब खेत में हम लोग खेती करते हैं उसी को ही हम लोग एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन बोलते हैं। और क्योंकि ये लैटिन वर्ड है एग्री, तो इसीलिए इसका नाम हम एग्रीकल्चर रखा है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है आखिर एग्रीकल्चर? तो एग्रीकल्चर से फूड सिक्योरिटी होती है, एग्रीकल्चर से हमें रॉ मटेरियल मिलता है, एग्रीकल्चर से एम्प्लॉयमेंट मिलता है, एग्रीकल्चर हमारे किसी भी कंट्री के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करता है। तो पहला पॉइंट हमारा फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी कैसे होती है? प्रोवाइड्स एसेंशियल फूड्स टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन। हमारी जो देश में या हमारे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर के माध्यम से ही लोगों को भोजन मिल रहा है, फूड मिल रहा है। वहीं रॉ मटेरियल में कैसे हेल्प कर रहा है? हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे आपके टेक्सटाइल, शुगर केन है ना, जूट, इन सबको जो रॉ मटेरियल कैसे मिल रहा है? एग्रीकल्चर के थ्रू। अब इनके माध्यम से ही तो हम लोग अपने जो हम लोग कपड़े पहनते हैं तो वो कॉटन के ही माध्यम से बनता है। तो वो कॉटन कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। शुगर कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। जूट कैसे आता है? जो हम लोग बैग यूज़ करते हैं वो जूट भी कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट में कैसे हेल्प करता है? तो हमारा जितने भी जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराता है, क्रिएट करता है वो वास्ट लेवल पे। तो सबसे एक मेन रीज़न कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर हमारे कंट्री में एक बहुत वास्ट लेवल पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। अब फोर्थ पॉइंट आता है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे हेल्प करता है? क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमी इनकम एंड एक्सपोर्ट अर्निंग। हमारे जो कंट्री है, हमारे इंडिया कंट्री है, वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट अगर हम बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे पास जो इनकम आता है उसी से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर कि भाई कई टाइप्स के एग्रीकल्चर होते हैं, जिसमें पहला है हमारा
सब्सटेंसेस फार्मिंग यानी कि आत्मनिर्भर कृषि, सेकंड है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग, थर्ड है मिक्स फार्मिंग, फोर्थ है प्लांटेशन फार्मिंग। तो जो आत्मनिर्भर फर्स्ट हमारी जो है सब्सटेंसेस फार्मिंग, उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो जो फार्मिंग फॉर फैमिली नीड्स यूजिंग स्मॉल लैंड्स होल्डिंग एंड ट्रेडिशनल टूल्स मोस्ट प्रोड्यूस कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स फैमिली। तो अब जो फार्मर्स की जो फैमिली है वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकार की खेती यानी कि एग्रीकल्चर करता है, ताकि उसका परिवार उसका यूज़ कर सके, अपनी लाइफ गुजार सके। सेकंड है हमारा कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग जैसे आपको नाम से लगा है कॉमर्स, है ना, व्यावसायिक, मतलब ऐसी फार्मिंग जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए की जा रही है, यानी कि उसको हमें जो हम अपने जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं एग्रीकल्चर के माध्यम से उसको बाज़ार में बेचेंगे और उससे प्रॉफिट लेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फार्मिंग फॉर सेल मार्केट्स यूजिंग मॉडर्न मशीन्स फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन टू मैक्सिमाइज यील्ड टू एंड प्रॉफिट। तो बाज़ार में बेचने के लिए खेती जो कि आधुनिक मशीनें और फर्टिलाइज़र इरिगेशन के यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स पैदा कर सकें और लाभ कमा सकें, प्रॉफिट कमा सकें। थर्ड से बात करते हैं मिक्स्ड फार्मिंग है। अब ये मिक्स फार्मिंग कैसी होती है, तो मिक्स फार्मिंग कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेशन एंड एनिमल रियरिंग द सेम फार्म्स प्रोवाइडिंग डाइवर्स इनकम सोर्स। एक ही खेत में, मतलब एक ही हमारे पास फील्ड है, एक ही हमारे पास खेत है, उसमें हम फसल उत्पादन भी कर रहे हैं यानी कि क्रॉप्स भी उगा रहे हैं और साथ साथ में पशुपालन भी कर रहे हैं। एनिमल्स हम अपने जैसे आप गाय भैंस बकरी इन सबको भी पाल रहे हैं। अब इनसे हम क्या कर रहे हैं, इनका हम दूध निकाल कर उसको बेच रहे हैं। एक तरफ हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और दूसरी तरफ इन एनिमल्स को पाल के उनके दूध को मार्केट में सेल करके उससे प्रॉफिट ले रहे हैं। तो ये हमारा होता है मिक्स्ड फार्मिंग। फोर्थ पर आते हैं, हमारा क्या है, प्लांटेशन फार्मिंग, बागान कृषि। बागान कृषि से यहाँ पर हमारे पास जो भी हम लोग जैसे चाय पीते हैं घर में, कॉफ़ी पीते हैं, रबर, केला, इस तरह की जो भी क्रॉप्स होती हैं वो हमारी आती हैं प्लांटेशन फार्मिंग में। ये हमारी बागानों में पैदा किए जाते हैं। बागान देखोगे आपने चाय के बागान आपको आसाम में मिलते हैं और कुछ तमिलनाडु में मिल जाएंगे। वहीं कॉफ़ी के बागान आपको कर्नाटक में देखने को मिलेंगे, रबर केरला में मिलेंगे देखने के ऐसे बागान। तो इस तरह की फार्मिंग हमारी प्लांटेशन फार्मिंग होती है। अब हम देखते हैं कुछ स्टेजेज ऑफ एग्रीकल्चर। अब कोई भी व्यक्ति या कोई भी फार्मर एग्रीकल्चर कर रहा है तो कुछ स्टेज होंगी इनके माध्यम से वो एग्रीकल्चर करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉइल प्रिपरेशन, यानी कि जो हमारे पास जो लैंड है उसकी जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करेंगे खेती की, यानी कि प्लोइंग द लेवलिंग ऑफ द फील्ड। जो हमारे पास लैंड है उसको एक लेवल में लाएंगे अपनी आधुनिक मशीनों के द्वारा, या फिर एक जो ट्रेडिशनल हमारे पास हुआ करते थे पहले हल वगैरह, देखे होंगे आपने बुक्स के एनसीईआरटी की बुक्स में किस तरीके के हल हुआ करते थे पहले। और उसके बाद हम लोग का क्या प्रोसीजर होता है, बीज बोना, यानी कि सोइंग, प्लांटिंग सीड्स एट प्रॉपर डेप्थ। अब कोई भी सीड्स हम लगाते हैं उसकी एक प्रॉपर डेप्थ में लगाना होता है। हर किसी का जो सीड होता है वो अलग अलग डेप्थ के अकॉर्डिंग लगाना होता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब यही बीज अच्छे से ग्रो करें तो उसके लिए हम लोग करते हैं एडिंग न्यूट्रिशन टू सॉइल। हम लोग पास मिट्टी में जो हमारे पास सॉइल है उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं ताकि उसको और अच्छा पोषक तत्व मिल सके। देन हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन, वाटरिंग द क्रॉप्स रेगुलरली। अब क्रॉप्स हमें अच्छे से ग्रो करे तो उसके लिए हमें पानी भी की जरूरत है, तो हम लोग इरिगेशन के माध्यम से उसको पानी देंगे ताकि हमारे क्रॉप्स को प्रॉपर पानी मिल सके। फिर होता है वीडिंग।
वीडिंग से होता है जो हमारे रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स। अब हमारे एग्रीकल्चर में आप जब गांव जाएंगे आप देखेंगे खेत के किनारे किनारे कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जो कि हमारी क्रॉप्स है उसको ग्रो करने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। तो हम लोग वीडिंग के थ्रू उसकी, जिसको लोग हिंदी में निराई बोलते हैं, तो निराई के माध्यम से उस जो अनवांटेड प्लांट्स हैं उनको निकाल देते हैं। फिर अब उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, कटाई का, हार्वेस्टिंग का, फिर कटिंग द मैच्योर क्रॉप्स। अब हमारी जब क्रॉप्स तैयार हो जाती है फिर हम उसको कटिंग करते हैं, इसको कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद हमारा लास्ट वर्क होता है स्टोरेज का। कभी क्या होता है कि हम लोग हार्वेस्टिंग तो करते हैं लेकिन डायरेक्ट हम लोग मार्केट नहीं जा पाते, तो हमारे पास एक स्टोरेज यानी कि भंडारण, तो स्टोरिंग प्रोड्यूस सेफली, हमारे पास जो स्टोरेज होना चाहिए वो सेफली, एक सेफ्टी के तौर पर उन क्रॉप्स को हम रखेंगे ताकि उसमें कीड़े या चूहे या किसी प्रकार के अन्य कोई भी जानवर उसको नुकसान ना पहुंचा सके और बाद में हम इस क्रॉप्स को मार्केट में सेल कर सकें अच्छे दामों पे। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर्स। हमारे पास हम लोग जो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई फैक्टर जो है वो हेल्प करता है या फिर कुछ ना नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले हमारा जो फैक्टर है वो है उस जगह का क्लाइमेट एग्रीकल्चर के लिए। देन आता है सॉइल, वहाँ की सॉइल कैसी है। फिर आता है वाटर अवेलेबिलिटी, वहाँ पे जो वाटर है कितनी ईजिली अवेलेबल है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्लाइमेट का। तो हम जिस जगह एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मान लीजिए हम अपने इंडिया में पंजाब की बात कर रहे हैं एक तरफ बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, या फिर ले लेते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक। अब यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ का रेनफॉल, यहाँ का सीज़न पैटर्न अलग अलग है। एक जो नॉर्थ इंडिया की तरफ है तो दूसरा साउथ इंडिया की तरफ है, या फिर अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो हमारा ये आ जाता है लगभग ईस्ट की तरफ। तो दोनों के क्लाइमेट में, उनकी रेनफॉल में, उनके सीज़न पैटर्न में आपको डाइवर्सिटी, आपको बहुत ज़्यादा विभिन्नता देखने को मिलती है। तो मेन हमारा क्लाइमेट है वो आपको समझ में आया किस तरीके से एग्रीकल्चर को इफेक्ट है। सेकंड पॉइंट हमारा सॉइल। अब हर एरिया की, हर जगह की जो सॉइल होती है वो डिफरेंट होती है। सॉइल का हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉइल। तो डिफरेंट सॉइल सपोर्ट डिफरेंट क्रॉप्स, जैसे एलुवियल ऑयल, ब्लैक, रेड, लेटराइट। तो इस टाइप की भिन्न भिन्न सॉइल्स होती हैं, मिट्टियाँ होती हैं जिनमें हम अलग अलग क्रॉप्स को लगाते हैं। देन हमारा आता है थर्ड पे वाटर अवेलेबिलिटी, जल उपलब्धता। अब हम कहीं भी क्रॉप लगाएंगे किसी भी खेत में, किसी भी फील्ड में, तो हम वहाँ पर वाटर की एबिलिटी भी देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे क्रॉप्स लगाएंगे। जैसे राजस्थान में अलग है वहाँ का वाटर, वहीं वेस्ट बंगाल में अलग है। तो यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि वाटर अवेलेबिलिटी कम है और राइस के लिए हमें पानी बहुत चाहिए होता है। तो हमारा एक मेन फैक्टर वाटर अवेलेबिलिटी भी है। हमारा चौथा पॉइंट है टेक्नोलॉजी। हमारे पास मॉडर्न टूल्स एंड मशीनरी अगर हमारे पास ज़्यादा है तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अगर हम वही ट्रेडिशनल चीज़ों को फॉलो करेंगे जैसे पहले होता था तो हम उतनी अच्छी क्रॉप्स या एक मतलब हाई लेवल पे प्रोडक्शन नहीं कर पाते थे। तो तकनीकी भी कहीं ना कहीं एक मेन फैक्टर है। फिर आता है ह्यूमन लेबर। अब हमारे पास स्किल्ड और सफिशिएंट वर्कफोर्स है तो हम एग्रीकल्चर में इनका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है बट इनको भी यूज़ करने के लिए क्या चाहिए, हमारे पास ह्यूमन लेबर चाहिए, तभी तो हम तकनीक का यूज़ कर पाएंगे। तो एक मेन फैक्टर ह्यूमन लेबर भी है। अब हम करते हैं बात मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया।
कुछ क्रॉप्स जो हैं हमारे जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया में हम लोग 3 टाइप्स जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनको डिवाइड करते हैं। पहला खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड ज़ैद क्रॉप्स। खरीफ फसल जो होती है वो मेनली जून जुलाई जो हमारा मानसून सीज़न है उसमें इसको हम लोग बोते हैं और इसकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर से अक्टूबर के मिड में। वहीं जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में हम लोग यानी कि विंटर के टाइम में इनको खेत में इनके बीज को बोते हैं। फिर वही हार्वेस्टिंग की जब बात आती है तो हम वही मार्च अप्रैल के आसपास इनका हार्वेस्टिंग करते हैं। वहीं अब आते हैं ज़ैद क्रॉप्स पे। तो जो ज़ैद क्रॉप्स हैं इनको हम लोग मार्च अप्रैल यानी कि वही समर के आसपास और इनकी हार्वेस्टिंग जून जुलाई में हो जाती है। अब खरीफ फसल में हमारे पास क्या क्या है, राइस, पैडी है ना, मेज़, कॉटन, ज्वार, बाजरा। रबी में वीट, मस्टर्ड, ग्राम, बार्ले, पीस। ज़ैद में वाटरमेलन, हम लोग बहुत खाते होंगे वाटरमेलन गर्मियों में, कुकुम्बर, मस्कमेलन। कुछ वेजिटेबल्स भी होती हैं जो कि हमारे ज़ैद में ही आती हैं। फ्रूट्स हालांकि आपको हर टाइप में मिल जाएंगी, कुछ हमें खरीफ के टाइम में भी मिल जाते हैं, कुछ रबी के मौसम में, लेकिन ज़्यादातर अगर फ्रूट्स की बात करें तो ज़ैद में ही देखने को मिलते हैं। अब आते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर। अब हम लोग मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसके कुछ मेथड्स भी हमको पता होने चाहिए। अब हाई यील्डिंग वीड्स जो कि हमारे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स प्रोड्यूस टू मोर क्रॉप्स इन लेस टाइम विद बेटर डिसीज रेसिस्टेंस। हमारे पास जो आज सीड्स हैं वो हाई यील्ड वैरायटीज़ के हैं। हाई यील्ड वैरायटीज़ की क्यों भाई, इनसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमें बीज कम चाहिए होते हैं और जो क्रॉप्स है वो हमारी ज़्यादा पैदा होती हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये डिसीज़ रेसिस्टेंस होते हैं, रोग प्रतिरोधी होते हैं। सेकंड है हमारा कुछ केमिकल इनपुट्स यूज टू केमिकल फर्टिलाइज़र फॉर न्यूट्रिशन एंड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट। अब जो हम केमिकल यूज़ करते हैं वो हमें कीटों से बचाव के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। ये मॉडर्न टेक्निक में है, पहले हम लोग ये सब नहीं यूज़ करते थे। फिर आता है मैकेनाइजेशन, यंत्रीकरण। हम अब मशीनों का यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर में। अब हम ट्रैक्टर का यूज़ कर रहे हैं प्लॉइंग में, है ना, हार्वेस्टर में कटाई के लिए यूज़ कर रहे हैं, थ्रेसर का यूज़ कर रहे हैं, स्प्रेडिंग ग्रेन्स टू सेव टाइम्स लेबर। इससे क्या हो रहा है, हमारा समय, हमारा टाइम और लेबर दोनों बच रहे हैं। मॉडर्न इरिगेशन यूज़ कर रहे हैं, आज हम ड्रिप इरिगेशन यूज़ करते हैं, स्प्रिंकलर यूज़ करते हैं। इससे पानी भी हमारा सेफ होता है, सेव वाटर सेव लाइफ। क्योंकि एग्रीकल्चर क्या दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है तो वाटर की तो डिमांड होगी, तो इसीलिए हम लोग अब मॉडर्न इरिगेशन करते हैं। मॉडर्न इरिगेशन में हम लोग ड्रिप इरिगेशन देखेंगे। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि हम लोग खेतों में छोटे छोटे पाइप के माध्यम से, इस पाइप में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं, इनसे ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसलिए इसको ड्रिप इरिगेशन यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप कुछ समय तक इनसे निकलता रहता है, तो उस लैंड में एक मॉइस्चर बना रहता है। इससे हमारे क्रॉप्स की ग्रोइंग अच्छी होती है। और हमारा फिफ्थ है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, स्थायी तरीके। हम ग्रीन हाउस फार्मिंग कर रहे हैं आजकल, टू कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग विदाउट केमिकल टू हेल्दियर प्रोड्यूस। अब हम एक स्थायी तरीके भी यूज़ कर रहे हैं जो कि बिना केमिकल के और हेल्दियर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। हम पूरी डिपेंडेंट हैं, मानसून डिपेंड है। हमारा जो एग्रीकल्चर है
इंडियन एग्रीकल्चर वो पूरा का पूरा किस पे डिपेंड है? मानसून पर। सेकंड है स्मॉल लैंड होल्डिंग। थर्ड पढ़ते हैं लैक ऑफ इक्विपमेंट्स, हमारे पास इक्विपमेंट्स की अभी कमी है। लो प्रोडक्टिविटी, कम उत्पादकता। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल का डिग्रेडेशन भी एक हमारी बड़ी समस्या है भारतीय कल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में। तो ये कुछ हमारी प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर को लेकर। तो अब ये हमारा सेशन एग्रीकल्चर पर ख़त्म हो गया है। अब हम जो नेक्स्ट लेकर आएंगे वो सॉइल पे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय।